बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज़किरा और तज्ज़िया लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कराची की सूरत हाल से कि कराची जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और तकरीबन 67% जो मईशत है उसको कंट्रीब्यूट करता है। एक बार फिर कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। हुकूमत जाहिर है सर जोड़कर बैठी हुई है अपने दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ कि कराची में किस तरह से अमन कायम किया जाए। तीनों सियासी जमातें जो कि मरकजी स्टेक होल्डर्स हैं कराची के अंदर, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये इस बात पर पुरज़्म नजर आती हैं कि कराची में हर सूरत में अमन कायम किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों की जो टारगेट किलिंग का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ उसमें चंद घंटों की खामोशी तो आई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर मुख्तलिफ वाक़यात होना शुरू हो गए, जिसमें लाइन्स एरिया में फायरिंग करके एक शख्स को जाँ बहक किया गया। गुज़श्ता रोज़ भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 कारकुनों को वहां पर फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया गया। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने सर्च ऑपरेशन का भी ऐलान किया है और कुछ मजीद इक़दामात का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2011 कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आज जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस हवाले से क्या कहा, ये पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमने आज कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अमन व अमान के, अमन व सलामती के मसले की जो बुनियाद है, जो उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसको एड्रेस किया है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में एक डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2011 जमा कराया है। हमने सिर्फ गैर कानूनी और नाजायज असलहे से पाकिस्तान को पाक करने की बात नहीं की, बल्कि हम ये समझते हैं कि हम अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक इगैलिटेरियन, एक सिविलाइज्ड, एक महज़ब माशरा कायम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये समझते हैं कि ये जो लाइसेंस शुदा असलहा रखने का निज़ाम है कि जिसमें हम एक एलीट क्लास तैयार करते हैं, हर पाकिस्तानी शहरी को वो असलहा भी दस्तयाब नहीं है, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी एक इम्तियाज़ है। बतदरीज इस इम्तियाज़ को भी और इस डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म होना चाहिए। डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान 2011 एक्ट में किन निकात को उठाया गया है और क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसमें चाहती है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा जनाब हैदर अब्बास रिजवी ने। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा हैदर अब्बास साहब कि ये जो डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2011 है, इसके जाहिर है कुछ निकात तो बताया डॉक्टर साहब ने, आप फरमाइएगा कि इनमें किन किन अहम निकात को उठाया गया है। देखिए, बुनियादी तौर पर जावेद, पाकिस्तान का माशरा एक ऐसी तरफ चल पड़ा है जहां पर पूरी दुनिया का ख्याल ये है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ख़तरनाक तरीन ममालिक में है जहां पर अब वो अपने लोगों को, अपने बाशिंदों को ये एडवाइज़री जारी करते हैं कि पाकिस्तान का सफ़र इख्तियार ना किया जाए। और एक ऐसी सूरत हाल में ख़ुद हमारा माशरा भी घिरा हुआ है कि जब एक बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि बेगुनाह और मासूम पाकिस्तानी जो हैं मुल्क के तूल व अर्ज़ में मुख्तलिफ मौक़े पर जहाँ बाक होते हैं और मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात से दो चार होते हैं कि जिन वाक़यात से उन परहेज़ भी किया जा सकता था और ये भी हो सकता था कि शायद वो वाक़यात जन्म नहीं डालें, मगर उसके बावजूद ये सूरत हाल है। और हम ये समझते हैं, MQM ये समझती है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में एक बहुत बड़ी तादाद में जायज़ और नाजायज़ असलहा मौजूद है और अब ये वक्त आ चुका है कि जब पूरे पाकिस्तान को हम असलहा से पाक करें और एक ऐसे माशरे की तश्कील दें जो कि वेपन फ्री सोसाइटी हो, जैसा कि दुनिया के दीगर महज़ब ममालिक में है। अच्छा हैदर साहब, इसमें आप ये फरमाइएगा कि असल जो बात है वो कराची से शुरू होती है, यानी कराची में अमन व अमान की सूरत हाल से। क्या कराची की जो डायनामिक्स हैं वो इस कदर पेचीदा और मुश्किल हैं कि वहाँ पे जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अमन कायम नहीं कर पाते? जावेद, कराची को समझने के लिए मैं कुछ इस तरह कहूँगा
کہ پورے پاکستان میں مختلف فالٹ لائنز موجود ہیں اور مختلف تنازعات موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم جھنگ کا ایک ڈسٹرکٹ کا ذکر کریں تو وہاں آپ کے ذہن میں ظاہر ہے کہ سیکٹیرینزم آتا ہے. اسی طرح مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ بات کریں تو شاید لسانی تنازعات سامنے آتے ہیں. بہت سارے شہر پاکستان کے ایسے ہیں جن کا نام لیا جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً مذہبی جو معاملات ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کراچی ایک ایسا شہر ہے جس میں پورے پاکستان سے آ کر لوگ آباد ہیں اور بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی بھی آباد ہیں. ایک ایسی صورتحال میں جہاں پر پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف طرح کے تنازعات ہیں یا مختلف فالٹ لائنز ہیں، بالکل اسی طرح کراچی میں وہ تمام فالٹ لائنز بدرجہ یتم ایک ہی وقت میں موجود ہیں. اسی لیے آپ کراچی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی علاقے میں کوئی ایشو ایسا ہے کہ جہاں پر لسانیت کے نام پر کوئی ایشو ہے، کہیں ایسا ایشو ہے کہ جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سیکٹیرینزم کے حوالے سے ٹارگیٹڈ کلنگ ہے، کہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہاں پر مذہبی مسائل ہیں، کہیں ایسا لگتا ہے کہ مسلکی پرابلمز ہیں، کہیں ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی ذاتی اناج، ذاتی رنجشیں، ذاتی جھگڑے، پھر اس کے بعد گینگ وارز، پھر اس کے بعد مافیاز، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کراچی کی صورتحال کو گنجلک بناتی ہیں. اور ایک ایسی صورتحال میں واقعی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر سنجیدگی سے توجہ دی جانی چاہیے. حیدر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، 2 سے 2.5 کروڑ آبادی کا شہر، اور پاکستان کی معیشت میں 67% تک کنٹریبیوٹ کرنے والا شہر، جس میں ہر کچھ تھوڑے عرصے بعد ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما جناب حیدر عباس رضوی سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.